आप सभी का स्वागत है आयुष दर्पण के इस रविवार के सत्र में नेशनल वेबिनार ऑन द न्यूमरस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रकृति। तो वैद्य शिल्पा एरमी जी, आपको हम इस सेशन का होस्ट बना देते हैं। अब आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस नेशनल वेबिनार ऑन न्यूमरस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रकृति के इस वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज वी नो ऑल अबाउट द concept of prakriti, an exclusive concept of Ayurveda and Kriya Sharir. So today's webinar is specially designed to look for the various aspects of numerous things which are concerned with this prakriti concept. So I welcome all the dignitaries, all the speakers, all the viewers of Ayush Darpan who are watching this national webinar on this platform of Ayush Darpan. I am very much thankful to Dr. Naveen Joshi sir for this wonderful opportunity. My co-organizer Dr. Nandakishore Dadich sir, a very good morning to you sir. Dr. KSR Prasad sir, Dr. Bhutada madam, Dr. Srivastav sir, Dr. Dubey sir. So I welcome all the speakers, all the dignified personalities present over here. Now I just call upon my co-organizer Dr. Nandakishore Dadich sir to greet our speakers. Sir, Dadich sir. हेलो। हाँ, yes. हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बाकी सब लोग आ गए? Yes, yes, yes sir. Yes, first speaker is there sir, Dr. KSR Prasad sir is there. ओके ओके। Yeah. तो सबसे पहले मैं जो है आयुष दर्पण फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर नवीन जोशी जी, इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिल्पा यारमे जी, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने इतना एक अच्छा टॉपिक जो है प्रकृति पे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं और आपने जो ये टॉपिक चूज किया है, कितना बढ़िया टॉपिक है, आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा है कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। अब तक बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, तो आपने सबसे अच्छा काम ये किया कि जितने भी प्रकृति को जानने वाले जो एक्सपर्ट्स जो हैं, उनको सबको एक मंच पे ला करके, और ये आपने बहुत एक आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम जो है निश्चित रूप से जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी लाएगा। प्रैक्टिस के लिहाज से, क्लिनिकल के हिसाब से, कोई यदि किसी चीज को आयुर्वेद को पढ़ना है, समझना है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आज के इस सेमिनार वेबिनार में रहेगा। तो मैं सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सबसे मेरी अपेक्षा है कि इस प्रोग्राम को आप पूरा सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। और मैं डॉक्टर शिल्पा जी का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भी मेरे को भी इस मंच पे ला करके, और मेरे भी अपने व्यूज जो है आज सुनने को मिलेंगे आप लोगों को। और बाकी लोग जो एक्सपर्ट हैं, प्रकृति को जानते हैं, डॉक्टर श्वेता मैडम है, डॉक्टर प्रसाद जी हैं, मैं डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं, जो और डॉक्टर सुशील दुबे जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक्सपर्ट है और इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, इतनी अच्छी इन्होंने वेबिनार पहले भी की है और आज इनका जो नॉलेज जो है आज हमको शेयर होगा। तो मैं एक बार शिल्पा जी का, डॉक्टर नवीन जोशी जी का, सबका इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आगे के प्रोग्राम के लिए, आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर शिल्पा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जैसा भी प्रोग्राम हो वैसा कोऑर्डिनेट करें और प्रोग्राम को एक नया एक रूप देंगे, जिससे कि ये लगे कि वास्तव में एक प्रकृति पे बहुत अच्छा वेबिनार जो आज हुआ है। डॉक्टर शिल्पा जी, धन्यवाद। Yes sir, definitely sir. Thank you very much sir. Really, I am very much grateful to you sir also for your coordination and for your kindly help. Dr. Naveen Joshi sir is always there with us. So thank you very much both of you. So I must say that Prakriti is a very unique concept of Ayurveda. Just हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर मैंने भी काफी सारे सेशंस भी किए हैं
प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, बार बार ऐसे लगता है कि बस प्रकृति एक फर्स्ट ईयर में पढ़ने का सब्जेक्ट है, बट जैसे भी हमने उसमें पढ़ना शुरू किया, कुछ सीरीज हमने प्लान किए, तो मुझे लगता है कि एक वाइड एरिया हमें देखने को मिल रहा है। तो आज मुझे लगता है कि प्रकृति यानी अपनी जन्म कुंडली है, बस हमें उसको समझना है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझकर क्या ससेप्टिबिलिटी है हमारी डिसीज की और क्या हमें खाना चाहिए, क्या क्या हमें हमारी जिंदगी, हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, ये बस प्रकृति से ही अगर एक ये हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, बस ये हमें हासिल होगा। तो इसी को एक सामने रखकर हमने आज का ये वेबिनार प्लान किया है, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास हम हमारे सारे स्पीकर्स करेंगे, जो कि अपने अपने फील्ड्स में काफी उन्होंने रिसर्च भी किया है, अपने अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट भी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अनाउंस करती हूँ डॉक्टर टेक्नो आयुर्वेदा KSR प्रसाद सर, हु इज प्रोफेसर पंचकर्मा फ्रॉम भोपाल। सर इज वेरी वेल नोन स्पीकर। सर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे बोलते हैं, पंचकर्मा से लेकर अभी तो हमने एस्ट्रोलॉजी का भी एक सेशन प्लान किया था सर का, काफी लोगों ने इसको पसंद किया। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और दोष प्रकृति काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई कॉल अपॉन डॉक्टर KSR प्रसाद सर फॉर हिज प्रेजेंटेशन aspects of astrology with prakriti. So sir please, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, सादर नमस्कार मित्र मंडलियों को। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भारतीय विज्ञानों में जब हम एक नजर डालें, आयुर्वेद तो एक बहुत बड़ा स्वस्थदायक विज्ञान है ही, वो हम सभी पढ़ चुके हैं और उसे उपयोग भी ले रहा है, और मरीजों को अपनी अपनी जगह पे स्वास्थ्य लाने की कोशिश भी जारी है। थिंक बियॉन्ड, जब हम अपनी नजर होराइजन से आगे जब बढ़ाते हैं, भारतीय विज्ञान सभी एक दूसरे से बहुत सारे जुड़ के हैं, इतने जुड़ के हैं। ये सभी विज्ञानों का अगर यदि हम इकट्ठा करें, अलग अलग सा ब्रांचेस जो आजकल की जमाने में जो हम देख रहा है, मेट्रोलॉजी इज वन स्पेशल साइंस, जियोलॉजी इज वन स्पेशल साइंस। ऐसी सारे को सारे जितने भी विज्ञान है, इस विज्ञान का मूल रूप और मूलभूत का जो भी है, आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष भी है। जब हम ये विज्ञानों को एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, नया विज्ञानों के आविष्कार भी होते हैं। ये आविष्कार आज हमें करने की जरूरत नहीं है, बट ये विज्ञान बहुत पहले से ही है और वो अलग अलग रूप से विज्ञान एक्सपैंड हो ही चुका है। जैसा हम ज्योतिष की प्रशंसा करते हैं, आयुर्वेद की प्रशंसा करते हैं, आयुर्वेद को ज्योतिष को जुड़ने का और क्या अवसर है। ये तो पहला हेल्थ साइंस है आयुर्वेदा, दूसरा जो भी एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी इज सूडो साइंस कहलाया जाता है। मुझे एक चीज खुद को समझ में नहीं आता है, जो शास्त्र गणित के ऊपर आधारित हो, वो आधारित गणित के आधारित शास्त्र सूडो साइंस कैसा हो सकता है। सिर्फ अपनी समझदारी की बात है, लोगों को पहचानत की बात होता है। ज्योतिष और आयुर्वेदा ये दोनों को जुड़ के आयुर ज्योतिष का एक नया ब्रांच को आविष्कार मैंने नहीं किया है, बहुत पहले से ही मौजूदी है। और आज मैं ये आयुर ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा ज्यादा शास्त्र चर्चा करने की लायक इसीलिए बना, मैं MA ज्योतिष वास्तु का किया है, उसके बाद PhD स्पेसिफिकली एस्ट्रो डायग्नोसिस वैद्य की ज्योतिषम उस अंश पे उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने किया है। ये करने के बाद मुझे उसमें से एक एक पॉइंट को जैसा जैसा देखने लगा है, मुझे एकदम अफसोस लगा, इतना शास्त्र इतना ज्ञान अपने साथ रखने के बावजूद हम क्यों नादान बन गए हैं और हैंडीकैप्ड, व्हाई वी आर हैंडीकैप्ड, ये समझने की मैं और भी प्रयास करने के लिए
आयुर्वेद ज्योतिष का एक कोर्स भी शुरू किया है। आज का सब्जेक्ट है प्रकृति। प्रकृति और ज्योतिष और आयुर्वेदिक की प्रकृति, ज्योतिष की प्रकृति। जब हम शास्त्र विषय की चर्चा ऊपर चलते हैं, प्राथमिक रूप से हमें आयुर्वेदिक की क्या क्या प्रकृतियां हैं, 3 नमूने का प्रकृति हमें कहलाया जाता है। नंबर 1 इज फिजिकल, द बॉडी, शारीरिक प्रकृति। ये शारीरिक प्रकृति हम आयुर्वेद में दोष रूप से जाना जाता है। दोष रूप से जब जाना जाता है, वात पित्त कफ मूलभूत से त्रिदोष सिद्धांत अपनी आयुर्वेद में है। रक्त चतुर्थ दोष माना है, फिर भी रक्त चतुर्थ दोष का हम जिक्र नहीं करते हैं। त्रिदोष सिद्धांत जो आयुर्वेदिक की परंपरा में है, वही आयुर्वेदिक सिद्धांत से ही हम जुड़ा हुआ है। दूसरा मानसिक प्रकृति होता है, साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी। ये साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी अहंकार से जुड़ा है। सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मक, त्रिदोषात्मक शारीरिक प्रकृति, त्रिगुणात्मक मानसिक प्रकृति। ये शारीरिक मानसिक प्रकृति के अलावा आत्म प्रकृति भी मौजूद है। ये आत्म प्रकृति आत्म रूप की ज्ञान करनी है। आत्म रूप का ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब ही विजन। जब वेद का एक छोटी सी शब्द हमें सुने, चंद्रमा मनसो जातः सूर्य चक्षो सूर्यो अजायता। जब चंद्र जो भी है मन की कारक है, मनोकारक, मनो चित्त चांचल्य के कारण भी चंद्र है। और ये चंद्र मनस्थिति का, सत्व रजस तमो गुणों का और अहंकार का रूप लेता है। दूसरा जो भी है चक्षो सूर्यो अजायता। जब चक्षो, इसका मतलब ट्रू ट्रांसलेशन में बहुत सारे चीज जो भी है सिर्फ आंख बोला गया है। ये चक्षु इज नॉट सिर्फ अक्षी और आंखें। ये विजन इज ऑफ द 2 टाइप्स। जो विजन 2 नमूने के होते हैं। पहला चीज है जो हमें फिजिकल वर्ल्ड को हम 3 डायमेंशनल में जो देख सकते हैं, वो जो भी है पहला चीज है विजन ऑफ द प्रापंचिक और द पांचभूतात्मिका। दूसरा दिव्य चक्षु, ये ऋषि महर्षि लोगों के लिए होता था। ये दिव्य चक्षु के साथ हमें ये जानकारी लेते हैं क्या चीज है। दिस इज अदरवाइज वी कॉल इट एज ए विजन। ये विजन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द विजुअल सब्जेक्टिवनेस और ऑब्जेक्टिवनेस। ये दोनों चीज को हम देखते हैं, ये सूर्य से जुड़ा हुआ है, आत्मज्ञान के साथ रहता है, आत्मस्वरूप होता है। अभी जो शारीरिक प्रकृति होता है, ज्योतिष में शारीरिक प्रकृति को हम देखते कैसे? ये शारीरिक प्रकृति हमें ज्योतिष में लग्न रूप से जानकारी लेते हैं। लग्न का मतलब जो भी है, जो इंसान जब पैदा होते टाइम पे जो उदय रेखा पे जो भी राशि मौजूदी होता है, उसे हमें बोलते हैं लग्न। ये उदय राशि में 3 नक्षत्र की कॉमनली रहते हैं। जैसा मेष राशि में अश्विनी भरणी और कृतिका प्रथम चरण 9 पादा और 9 पाद रहते हैं। तो 9 पाद का 3 नक्षत्रों का जो भी है, ये जो उदय रूप में जो लग्न की जब गणना करते हैं, उसे हमें राशि का, नक्षत्र का और नक्षत्र पाद का, ये तीनों का हम विचार करते हैं। जो लग्न का हो या उदय रूप से जो होता है, या दूसरा चंद्र का हो, चंद्र स्थिति और सूर्य स्थिति। अभी हमें जानकारी में अभी 3 चीज जो भी शारीरिक, मानसिक, आत्म प्रकृति जो 3 उपलब्ध होता है। शारीरिक प्रकृति वात पित्त कफ त्रिदोषात्मक होता है, और मानसिक प्रकृति सत्व रजो तमो गुण त्रिगुण का होता है। और ये रवि का स्थान से हमें आत्मज्ञान की, आत्मचक्षु ज्ञान की उपलब्धि होते हैं। अभी इतना तो जानकारी लेने के बाद एक प्रश्न तो होता ही है, जो ज्योतिष हमें मानते हैं, जो आयुर्वेद आज हमें मानते हैं, हेल्थ साइंस, ये दोनों को भी बहुत सारे लोग इनकार करते हैं, इसको शास्त्र ही नहीं माना जाता है। क्यों? इसीलिए वो लोगों का जो भी दृष्टिकोण से जो भी है, मैकलेस एजुकेशन का जो भी हिसाब से वो ज्ञान का जो भी है,
एविडेंस बेस्ड मानता है। हाँ, ये एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा में भी और ज्योतिष में भी, समस्त भारतीय शास्त्रों में भी उपलब्ध है। इसका जो ज्ञान का जो भी है तर्क रूप से और प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से, आदि प्रमाण से ये जो भी हमें जानकारी लिया है, बिना विचार बिना विमर्श कोई भी ज्ञान को भारतीय संस्कृति नहीं माना है। ये हमें जानने के बाद हमें गर्व होता है, हमें ये गर्व कारण बनता है। ये प्रमाण का और साथ ही साथ ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों का और विज्ञान का जो भी विमर्श का और तर्क का जो प्रमाण हमें जो लेते हैं, उससे हमें हमारा शास्त्र को साबित कर पाते हैं। जो लोग इसे इनकार करने वाले हैं उसे हमें ताल्लुक नहीं है, बट हमें इतना जानकारी लेना है जो हमारा शास्त्र के साथ जुड़ के रहे सो उसका फलित कितने परसेंटेज पे आ रहा है। मैं मेरा पीएचडी की वैद्यकीय ज्योतिषम में जब करते टाइम पे डबल ब्लाइंड मेथड मैंने अपनाया है। ये डबल ब्लाइंड मेथड अपनाने के बाद जो हॉरोस्कोप मेरे को दिया जाता है मैं उसे विमर्श करता हूं, विमर्श करके मैं लिख के जो भी है फिजिशियन या जो भी डॉक्टर होता है वो उनको दे देता हूं। वो उनका मेडिकल का जो भी विमर्श करके दोनों को कंपेयर करके मेरे को बोलता है तुम्हारा जो भी रिजल्ट इतना परसेंटेज है। मेरे को 87.5% रिजल्ट मिला है। इसका मतलब जो भी परसेंटेज बच गया है शायद मेरा इग्नोरेंस है, बट नॉट द इग्नोरेंस ऑफ द साइंस एट ऑल। ये हमें जानने के बाद हमें और भी गर्व लगता है। ये प्रकृति हमें क्या जानकारी देता है? सबसे पहला, पंचभूतात्मक स्थिति में जो भी शारीरिक स्थिति होता है इसमें सप्त धातु, त्रिमल, त्रिदोष और सारे को सारे रज्जु, स्नायु एक्सेट्रा अंग प्रत्यंग विभाग से हमें जुड़ा है। इसे जो भी है शुरू करने का, जब ये हृदय से शुरू होता है शरीर इंजन, एक मिशन, इसमें 3 इंजन दिया गया है भगवान ने। ये 3 इंजन जो भी, वन इज द मस्तिष्क हृदय, सेकंड इज उरो हृदय, दैट इज शिरो हृदय, उरो हृदय, उदर हृदय। आज के साइंस की जानकारी में जो मस्तिष्कगत या शिरो हृदय इज फ्रॉम द पिट्यूटरी, जो उरो हृदय पेसमेकर से और उदर हृदय गट ब्रेन के नाम से जाना जाता है। हमें ये जो प्रकृति जब लेते हैं, त्रिदोष स्थिति पहले जो शुक्र शोणित संयोग रूप से जब जुड़ते हैं, एक सेल से बनते हैं, तब से त्रिदोष का स्थिति होता ही है, पांच भौतिक स्थिति होता ही है। ये शारीरिक प्रकृति और दोष प्रकृति की जब जानकारी लेते हैं, इसे जो भी है ये सप्तग्रह या नवग्रहों के साथ क्या जुड़ा है, ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है। आज के दिन में ये 20 मिनट में मैं पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और आयुर्ज्योतिष के सारे समराइजेशन नहीं कर पाऊंगा, बट प्रकृति के बारे में एक सिद्धांत रूप से आपके सामने लाऊंगा, ताकि आप खुद ही आपका जो भी कुंडली होता है उससे एक सिद्धांत रूप से आपका शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति का फल निकाले। जब शारीरिक प्रकृति की बात होता है या मानसिक प्रकृति, शारीरिक प्रकृति सप्त प्रकृति है आयुर्वेदिक के अनुसार, त्रिदोषजा, द्वंद्वजा और सान्निपातजा। अगर यदि मानसिक प्रकृति लिए तो वो काय के नाम से जाना जाता है। जो काय जो भी होता है, ये काय का सात्विक काया, राजसिक काया, मानसिक काया। जब मानसिक सात्विक आदि काया जब होते हैं, ये ग्रह की क्या जानकारी होता है उससे ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। ये और एक कॉमनली कमिंग अप क्वेश्चन एक जो रहता है, इतने सारे दूर पे रहे सो ग्रह हमें क्या इफेक्ट दे सकता है? क्यों एक ही ग्रह जो आजू बाजू में है, सप्तग्रह हमें नवग्रह इतना जो बोलने के बावजूद ये सप्तग्रह और नवग्रहों में बृहत संहिता पहला जो भी है सप्तग्रह की लेते हैं। वराह मिहिर भी सप्तग्रह ने लिया है, बाद में पराशरा नवग्रहों की जिक्र किया है। ये सप्तग्रह में 3
नवग्रहों में 3 नमूने के जो भी ग्रह रहते हैं, पहला चीज है मंडल ग्रह, कभी भी वो सामने ही फिरते रहते हैं, ये ओनली ए पॉजिटिव मूवमेंट इन ए सर्कुलर वे, ऑल आर मूविंग इन सर्कुलर वे। जब सूर्य और चंद्र मंडल ग्रह कहलाया जाता है, और बाकी 5 जैसा कुज, बुध, शुक्र, गुरु, शनि तारा ग्रह कहलाया जाता है, क्योंकि जो सूर्य के परिवर्तन से वो दूर से हमें तारा जैसा दिखते हैं, ये तारा ग्रह कह लेते हैं। और ये तारा ग्रह की जो भी वक्रता होते हैं, स्तंभना होते हैं। वक्रता स्तंभना का मतलब स्टैग्नेशन इज स्तंभना एंड वक्रता मीन्स रेट्रोग्रेडेशन। जब हम हेलियोसेंट्रिक या जियोसेंट्रिक, इसका मतलब जो सूर्य को सेंटर कहलाए जाते हुए देखे तो वो कभी भी आगे ही बढ़ते रहते हैं। जब भू स्थान को हमने सेंटर मान के अगर यदि ग्रहों का विचार करते हैं, गणन करते हैं, तब कभी कभी ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब जाते हैं, कभी कभी हमें ऐसे नजर आता है वो पीछे जा रहा है। इनफैक्ट वो पीछे नहीं जा रहा है, आगे ही जा रहा है। जो आगे जा रहा सो जो पीछे जाने की दृक दिखता है, उसे हमें वक्रता या रेट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। ये जो ग्रहों का जब लिया जाएगा, 2 ग्रह बच गया है, राहु और केतु। ये दोनों को छाया ग्रह कहलाया जाता है, क्योंकि दे आर नॉट फिजिकल प्लैनेट्स, दे आर द मैग्नेटिक एंड एंटी मैग्नेटिक नोड्स ऑफ द अर्थ। दिस मैग्नेटिक एंटी मैग्नेटिक नोड्स ऑफ द अर्थ जो हमें देखते हैं, ये दोनों का जो भी है विपरीत प्रवृत्ति का हिसाब से भी जो इंसान का प्रकृति बदल जाता है। तो ये 3 नमूने का एक प्रश्न और उत्पन्न होता है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और भी बहुत सारे ग्रह शक्ल भी है। इतने सारे चीजों का जब रहते हैं, उसका असर हमें क्यों नहीं पड़ता है? भूमि के ऊपर प्राणी उत्पन्न होने के लिए सूर्य से 7 मिनट का लाइट स्पीड से जहां रहते हैं, गोल्डन लॉक की जोन बोलते, गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। ये गोल्डी लॉक जोन में अभी भूमि या अर्थ रहने की वजह से ही हम भूमि के ऊपर हम रह पाया है या बच पाया है। जब हमें ये देखते हुए ये गोल्डी लॉक जोन का जो भी होता है, उसी हिसाब से भूमि से एक दूरी पर रहे सो ग्रह ही अपने ऊपर उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, या स्ट्रांग फोर्स हो, या वीक फोर्स हो, या रेडिएशन हो, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्यूमरेबल। फिजिक्स वाले अभी तक 11 प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छा जान चुके हैं। वो 11 प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अपनी भारतीय प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में उसका हकीकत नजर कैसे रहते हैं, उसका इफेक्ट कैसे रहते हैं, ये बताया गया है। जब हमें इसका संतुलन कर टर्मिनोलॉजीज में डिफर, अगर यदि लंदन में एक बिल्ली को देखता है, वो बिल्ली नहीं बोलेगा, कैट बोलेगा। भारत में अगर यदि देखता है तो एक जगह पे बिल्ली बोलेगा, दूसरा जगह पे पिल्ली बोलेगा। तो मार्जाल संस्कृत है। ये जो भी भाषा, ये भाषा परिवर्तन के अनुसार हम जब देखते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र का सच्ची ज्ञान क्या है, वो होता क्या है, ये विचार करना बहुत जरूरी पड़ता है। जो यूरेनस नेपच्यून प्लैनेट जिसका मूवमेंट जो भी है और उसका जो भी दूरी अपने ऊपर असर करने की उतना लायक नहीं है, मगर आजकल नया नया ज्योतिषी लोग उसका भी कुछ असर निकालने की प्रयास कर रहा है। दूसरी बात, ये जो तारा ग्रह जो बाहर है, जो आज हमें सूर्य एक तारा है, ऐसी तारा तो बिलियंस एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस है, ट्रिलियंस एंड बिलियंस है। इतने सारे होते हुए उसका असर अपने ऊपर क्यों नहीं गिरता है? जब इसका खोज मैंने सोच विचार किया है, जैसा एक सेलुलर मेम्ब्रेन होता है, ये सोलर या कोई भी नक्षत्र हो, उसका नक्षत्र के जो भी उसका मैग्नेटिक फील्ड एक रहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही उसका प्रकाश रहता है, उसका जो रश्मि रहता है और उसका प्रभाव रहता है। उसके आगे जो भी है सिर्फ कांति का जाता है, बट कांति प्रभाव का जो भी है असर नहीं रहती। इसी के अंदर उसका मैग्नेटिक वेव्स रहते हैं और उसी के अंदर उसका कांति का जो भी इफेक्ट जो रहता है वो भी रहता है। तो इसका मतलब हर एक सोलर सिस्टम,
हर एक सोलर सिस्टम बोलने का मतलब यह है अनेक तारा, जो भी बिलियंस ऑफ तारा है, अनेक तारा एक एक सेल जैसा है। ये सेल के अंदर जैसा हमें माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के साथ जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल देखते हैं, उसी हिसाब से सूर्य एक न्यूक्लियस जैसा और बाकी सेल कंपोनेंट्स अंदर के अंदर रहे, उसमें गोल्डीलॉक जोन पे जो हमें पृथ्वी है, इसीलिए उसके ऊपर एक हमें प्राणी होकर उत्पन्न हुआ है। ये प्राणी का प्रभाव, शारीरिक प्रभाव और मानसिक प्रभाव हम आयुर्वेद में कैसे जुड़े? आयुर्वेद में जैसा त्रिदोष सिद्धांत है, शारीरिक प्रकृति जानना बहुत आवश्यक है। मानसिक प्रकृति को हम थोड़ा सा बाजू में रख सकते, वो सात्विक, राजसिक, मानसिक प्रकृति जो भी रहता है। अगर सपोज समझ लीजिए कोई इंसान जब भी अपना प्रकृति जानना चाहता है ज्योतिष के अनुसार, सबसे पहला चीज है हमें जानकारी लेना लग्न कौन सा है। लग्न की जो भी है राशि होता है, राशि 30 डिग्री का होता है, 360 डिग्री जो भी सर्किल होता है उसमें 12 राशि या 12 राशि रहते। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि रहते हैं। ये 12 राशि में 27 स्टार्स, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यमी, आश्लेषा, मखा, पुब्बा, उत्तर, हस्त, चित्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवणम, धनिष्ठा, शतभिषम, पूर्वाभाद्रा, उत्तराभाद्रा, रेवती। एक एक तारा का 4-4 पाद होता है, 108 पाद होता है। ये 108 पाद, ये सभी गणन है। It is always totally degrees which we are calculating very specifically. ये एक एक पाद का जो भी नवांश जो होता है, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र से शुरू करके मेष आदि, मेष अश्विनी नक्षत्र का जो भी है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट नवांश होता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक जो भी भरणी का नक्षत्र पाद से बढ़ता है, और कृतिका का जो भी है धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे आवर्तित 27 नक्षत्रों का होता है। अभी अपने अपने जो लग्न का होता है, सबसे पहले जान लीजिए कौन सा राशि पे पैदा हुआ है, कौन सा नक्षत्र पे पैदा हुआ है, कौन सा नक्षत्र पाद या नवांश पे पैदा हुआ है। ये 3 जानकारी लेने से हमें प्रकृति के स्वभाव, एक इंसान का होता कैसे, हमें जानकारी ले सकते हैं। अभी इतना जानकारी लेने से कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी है ग्रहों से रिलेटेड है। 12 राशि ग्रहों का अपना अपना स्थान बनता है। मेष राशि, वृश्चिक राशि कुजों का, वृषभ राशि, तुला राशि शुक्र का, मिथुन राशि और कन्या राशि बुध का, कर्कट राशि चंद्र का, सिंह राशि सूर्य का, और धनुर राशि और मीन राशि गुरु का, मकर और कुंभ शनि का। ये नक्षत्र का जो स्थिति को जानते हुए हमें एक एक राशिनाथ का जानना है। जब एक राशिनाथ का होने के बाद हमें नक्षत्रनाथ का जानना है। जैसा अश्विनी से शुरू करके अश्विनी केतु, भरणी शुक्र, कृतिका रवि, रोहिणी चंद्र, ऐसा हमें नवग्रहों का भी जब जानने के बाद ये नक्षत्र नवांश नाथ का जो भी है उसका भी जान लेते हैं। अभी समझ लीजिए, एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं। अश्विनी मेष राशि में किसी का मेष लग्न में पैदा हुआ है। जब मेष लग्न में पैदा हुआ है, नक्षत्र हुआ भरणी तृतीय पादा, भरणी तृतीय पादा मेष राशि। मेष राशि का नाद होता है तुजा, भरणी नक्षत्र का जो भी है शुक्र, और ये तृतीय पाद नवांशा, भरणी का तृतीय पाद जो भी है वंस अगेन तुला हो जाता है। तो तुला का नाथ जो भी है शुक्र है। इसका मतलब तृतीय पाद भरणी नक्षत्र में, या हम आसानी से लेने के लिए कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण ले लेंगे। कृत्तिका नक्षत्र प्रथम चरण अगर लेने के लिए मेष राशि में पैदा है, मेष लग्न हुआ है, इसीलिए उनका राशिनाथ कुज है, और कृत्तिका नक्षत्र का नक्षत्रनाथ जो भी रवि है, और कृत्तिका नक्षत्र प्रथम पाद धनुर्नवांश में गिरता है, इसीलिए गुरु
उसका नवांशनाथ है। ये राशिनाथ और लग्ननाथ, रग्ल राशिनाथ और नक्षत्रनाथ और नक्षत्र पाद नवांशनाथ। जब हम जानकारी लेते हैं, अभी कृत्तिका प्रथम चरण के लिए कुजा, रवि, गुरु, ये 3 जनों का युति हुआ है। इतना तक जानकारी लेने के बाद हमें शारीरिक प्रकृति जानने के लिए एक छोटी सी टेबल लेना पड़ेगा। शनि, रवि, कुजा, गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध, सप्त ग्रहों के ही ले रहा हूं। नवग्रहों को छोड़ दिया राहु केतु। ये राहु केतु का क्या होता है, अगर यदि हमने प्रकृति के बारे में जान करना। कुजवत केतु शनिवत राहु, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ज्योतिष का है। कुज जैसा केतु प्रवृत्ति कुज जैसा होगा, राहु का प्रवृत्ति शनि जैसा होगा। तो जहां भी कुज का या होता है या केतु का होता है, केतु कुज जैसा, राहु शनि जैसा काम करेगा, ये हमें जानकारी लेना है। मैं अभी आपको वात प्रकृति, वात शारीरिक प्रकृति के लिए शनि और वात श्लेष्म द्वंद्वज प्रकृति के लिए चंद्र और वात श्लेष्म द्वंद्वज प्रकृति के लिए शुक्र भी। पित्त प्रकृति, पित्ताधिक प्रकृति रवि, कुजा पित्त प्रकृति, केतु पित्त प्रकृति। जैसा शनि वैसा राहु, राहु भी वात प्रकृति। शनि और राहु वात प्रकृति, चंद्र शुक्र वात श्लेष्म प्रकृति, रवि पित्ताधिका, कुज पित्ता, दैट मीन्स रवि कुजा पित्त प्रकृति, उसमें रवि का पित्ताधिक प्रकृति। अभी बचा है गुरु, गुरु श्लेष्म प्रकृति, गुरु श्लेष्म प्रकृति। और एक ग्रह बच गया है बुध, बुध संधिपात प्रकृति। मोस्ट ऑफ द टाइम संधिपात प्रकृति का ही हम देखते हैं हर जगह पे। जब प्रकृति पे जानकारी लेते हैं, आजकल की जो प्रकृति एनालिसिस आयुर्वेदिक का जो भी सॉफ्टवेयर या करते हैं, तो आउट ऑफ द 100% पे करते हैं। ये गणन त्रिदोष जो रहता ही है हर जगह पे, ये पंचीकरण सिद्धांत के हिसाब से ही ये त्रिदोष प्रकृति का भी चलता है। जब हमें वात प्रकृति, अभी समझ लीजिए, जैसे कृत्तिका प्रथम चरण का हमने 3 निकाला है। मेष राशि का कुजनाथ पित्ता और नक्षत्र कृत्तिका रवि पित्ताधिका और धनु नवांशा श्लेष्मा, दैट इज गुरु। अभी पित्त पित्ताधिक श्लेष्मा, पित्त पित्ताधिक श्लेष्मा, ये प्रकृति होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखता है, ये पित्त प्रकृति इज डायनेमिज्म इन जनरल, पित्ताधिका इज एंगर, and suddenly the person is going to be get anger and he is क्रोधित हो जाता है। और श्लेष्म प्रकृति से जो भी है वो एक जगह पे ही रहता है। स्थिरता, परसेंटेज ऑफ द स्थिरता अगर यदि देखा, जो राशिनाथ का 50% पित्त, दो नक्षत्रनाथ का जो भी है 40, दैट इज Pittadhika, and 10% is the Navamshanatha. Internally he is standard and settled, but expression is going to be with very dynamism, is understood. The Pittadhikata, when it is going to be there with the Mesha Kritika Nakshatra Pradhama Charana, then there is a small balancing is going to be done by the Guru Sleshma. This Prakriti is going to give 3 other aspects. Pitta gives the dynamism, Vata is going to give the uncertainty,
and whereas the kapha is going to be give development. You can just see in a person who is with the Kritika Brahmacharana, his physique is going to be strong enough, a regulated, stabilized physique is going to be there, and his dynamism is going to be, that is, he is a very active in person. We have to draw the conclusion in this way. And he is subjected for that of all the Pittaja Vyadhis. It could be of the hypertension or it could be of any other things. Now, we can take another example also. If suppose Simha Rasi, Makha Nakshatra, Pradhama Charana. Simha Rasi, Makha Nakshatra, Pradhama Charana. Rasinatha is Ravi. Nakshatranatha is a Ketu. Kujavat Ketu, like the Kuja. And Makha Nakshatra Pradhama Charana is Mesh Rasi. Once again, Kuja. Here you can see the temperament and physical uncertainty and all the Pittaja Vyadhis in the Makha Nakshatra Pradhama Charana born people. This physical uncertainty and prone to get the Pittaja Vyadhis are going to be more with the Makha people. In this way, we are going to assess the Lagna based Shariraka Prakriti based upon the Lagna Rasi, Lagna Nakshatra and Lagna Navamsa Pada. If we are going to observe the psychological, Manasika Prakriti. Manasika Prakriti hame Sattva Guna Pradhana is Ravi. Guru Chandra. Ravi, Guru, Chandra is Sattva Guna Pradhana. The Sattva Guna Pradhana people, even though they are having the lots of the Pitta dominances of the Chandra based Manasthiti, these people are not going to come out. If the Makha Nakshatra Pradhama Charana born people are there, Chandra is there in the Makha Nakshatra. They are with the Sattva Guna as the Ravi is the Sattva Guna and the Ketu is going to be like the Kuja is with the Pitta Guna, Tamo Guna, and Nakshatra Pada Navamsa is going to be the Kuja. Kuja is once again Tamo Guna. That means two parts of the Tamo with one part of the Rajas. That means Rajas is first 50% as the Nakshatranatha, Rasinatha, and 40% is going to be off with that of the Tamo Guna of the Nakshatra, Ketu, and the 10% is the going to be with the respect to that of the Nakshatra Padanavamsha is the Kuja. Here you can just see some people are going to make it as 40, 30, 20 and then they'll leave it off. 40, 30, 20. Whatever the ratio you are going to make, it's a marginal relations which are going to be different. When we are going to see the Makha Nakshatra people, psychological appearance, they are mostly introverts. But their dynamism they take onto the dais, they are going to be the more of the bureaucrats. In one word, we can understand a bureaucrat, how he behaves, whatever he is having in the mind, he never come out. Whatever he is going to do is not related with his mind at all. This is what is going to be seen with the Makha people. Makha people are said to be the one of the beautiful bureaucrats. Like this, we have to search. Now, Sattva Guna is Ravi, Guru, and the Chandra. Rajo Guna is said to be with the Sukra and Buddha, and Tamo Guna is with the Shani and Kuja. These gunas, based upon the Chandra Sthiti, we are going to make the
psychological or the psychological personality. We are going to have through the Lagna, the physical personality, the Prakriti of the physical personality, और साथ ही साथ मानसिक प्रकृति को जानने के लिए हम चंद्र स्थिति को गणन लेते हैं। शारीरिक प्रकृति लग्न से और चंद्र स्थिति से हमें लेते हैं मानसिक प्रकृति। अभी कुछ प्रश्न भी उत्पन्न हुआ लगता है जो व्यूवर्स के साथ। इधर एक जने पूछता है, हाउ वी कुड डिसाइड व्हाट इज द टाइम ऑफ द बर्थ। ये टाइम ऑफ द बर्थ हमें जानेंगे कैसे? अगर यदि माता पिता जो भी है अपनी जन्म समय पर लिख के रखा है तो जन्म समय जान सकते हैं हमें। ये कुंडली बनाने के लिए हमें खासकर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों को जरूरी पड़ता है। अगर यदि कोई किसी के पास जन्म समय नहीं है, हमें किस रूप से उनका प्रकृति जान सकते हैं? ये एक बार के लिए तब की तभी बात की पृष्ठ शास्त्र से, होररी बोलते हैं, ये पृष्ठ कुंडली से हमें जानते हैं। ये पृष्ठ कुंडली दो नमूने का है। एक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में जो पृष्ठ कुंडली बनाते हैं, जो भी समय से आते हैं वो समय का ही लेके करते हैं। इसमें एक आगे का जो भी है कृष्णमूर्ति पद्धति करके केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसमें जो भी है 249 नंबर्स बेस्ड अपॉन दी दशा अंतरदशास ऑफ द नक्षत्र डिस्ट्रीब्यूशन इन द जोडियाक साइकिल 360 डिग्रीज बनाया गया है। आपको रैंडमली एक नंबर चुनने के लिए बोलते हैं, जो ग्रह स्थिति अभी का लेंगे हमें, और आप जो बोला है वो लग्न का पॉइंट करके हमें लेते हैं। इस हिसाब से हमें जान सकते हैं। कुंडली बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये केपी सिस्टम 249 नंबर्स हमें एक लिस्ट मिलता है, उसका क्या क्या चीज आप पूछ लीजिए, आपका कौन सा नंबर चुनते हैं। जो नंबर चुनते हैं उसके हिसाब से आपका अभी का फिजिकल या शारीरिक प्रकृति रहेगा। जब ये शारीरिक प्रकृति सिर्फ इतने से ही बोल पाते हैं तो ग्रहों का गणन करने की क्या आवश्यकता है? ये जो इन्फ्लुएंस जो उसके साथ में रहते हैं, जो लग्न में रहते हैं, लग्न को देखते हैं, या लग्न के संबंधी में जो ग्रह रहता है उसका भी इन्फ्लुएंस अपने ऊपर है। अगर सपोज समझ लीजिए कोई इंसान मेष राशि में, मेष लग्न में पैदा हुआ है, तुला राशि में बैठकर गुरु ग्रह ने लग्न को देख रहा है, तो ये इनिशियली पूरा मस्कुलर रहते हुए भी बाद में ये इंसान जो मेष लग्न में पैदा हुआ है गुरु दृष्टि से है, बाद में वो स्टाउट बन सकता है। इसका मतलब जो भी है गुरु ग्रह के प्रभाव से उसमें स्थूलता आएगा। ये विचार हमें करने के लिए आयुर्वेद ज्योतिष या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का हमें पढ़ना चाहिए। तो ये प्रकृति के संबंधी में यहां तक हमें रुकना पड़ता है आज के लिए। कहीं दूसरे अवसर पर आयुर्वेद ज्योतिष के बारे में और भी चर्चा कर सकते हैं, या मैं एक कोर्स चला रहा हूं उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो अभी और भी कुछ क्वेश्चन रह गए, तो कंसेप्शन ऑफ बर्थ एक रह गया क्वेश्चन इसमें जो चार्ट पे देख रहा हूं। एक्चुअली हमें कंसेप्शन ऑफ बर्थ जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के लिए हमें लेते हैं, कंसेप्शन ऑफ बर्थ के लिए हमें मुहूर्त इसलिए लगाते कि जो ग्रहों का दृष्टि से जो संगम होने के बाद जो पैदा होने के बच्चा वो किसी अंग वैकल्य से या कोई शारीरिक मानसिक वैकल्य से ना पैदा हो। अगर यदि आजकल के जमाने में जो मुहूर्त वगैरह भी नहीं देखा जाता है शास्त्र रूप से, तब हम कैसे जानकारी लिए? एक विचार में ऐसा आया है जो बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं, जो पूर्वज लोग जो भी है, जो कुंडली मेड़न करके हमें करने के बावजूद भी बहुत सारे डाइवोर्स ही हो रहा है।
इस हिसाब में जब कुंडली का क्या प्रयोग होता है, कुंडली और ये राशि और उसके साथ जो भी है ये जो गुण मेलन देखते हैं हमें, खास करके हमें जेनेटिकल प्रॉब्लम्स जो नहीं पैदा हो। आपको मैंने पिछले बार जब हुआ था एक आधा एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने जितने भी ये आनुवंशिक व्याधि हेरिडिटी डिसऑर्डर्स देखा है, ये राहु केतु नोडल पे ही देखा है मैंने। जो राहु और केतु पंचम स्थान से जुड़ के रहते हैं जिस इंसान को, वो इंसान को जेनेटिकल डिसऑर्डर पैदा होने वाला एक बच्चा पैदा होने की संभावना ज्यादा है। बहुत सारे पंचम स्थान से जुड़ा हुआ राहु को बच्चे ही नहीं है, या जो पैदा हुआ बच्चा जो भी है ऑटिज्म पे गया है, या मेंटल रिटार्डेशन पे गया है, या कोई अंगवैकल्य से पैदा हुआ है, बधिर हुआ है, या अंधता हुआ है, या कोई ना कोई अंगवैकल्य से ही पैदा हुआ है। ये जो राहु स्थिति पंचम से जो भी जुड़ने के बावजूद हमें उसके लिए जो शारीरिक रूप से जो मणि, मंत्र, तंत्र, होमा, ये जो 13 नमूने के बताया गया है, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, ये करने से उसका जो भी हमें कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ये हमें जानकारी मिल रहा है। तो कंसेप्शन ऑफ बर्थ, इस हिसाब से हम जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में हमें विचार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं शिल्पा जी को और आयुष दर्पण ऑर्गेनाइजर्स को, सभी लोगों को, नवीन जोशी को भी। हम बहुत प्रयास किया है जो भी है। अगर यदि और भी प्रश्न है एक आधा, हम बोलने के लिए तैयार हैं। Yes, sir. Thank you very much, sir. It was really amazing to hear about this astrology and relation with Prakriti. It was really wonderful, sir. I think हमारे viewers को भी काफी पसंद आया है. Any question from your side? दर्शक जो भी है कुछ पूछना चाहते तो डायरेक्ट you can ask. अशोक sir, anyone? Yes, Anita ma'am, yes please. डॉक्टर अनीता मैम आप अनम्यूट कीजिए। यस हाँ हाँ कर लिया मैम। प्रणाम मैम। सर प्रणाम आपको बहुत बहुत। हाँ आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और अभी सर ने एक बात बोली कि वो कुछ ऐसे क्लासेस या कुछ वो दे रहे हैं, तो क्या वो उसका लिंक शेयर करें, क्योंकि ये हमारे अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाला है। तो सर प्लीज आप अपना वो लिंक शेयर करिए जिसमें आप वो क्लासेस आप देंगे या कोर्स देंगे। मैडम आप ये काम कीजिए, technoayurveda.com जी, technoayurveda.com में ऑलरेडी एक बैच पिछले महीने में खत्म हो चुका है। मोस्टली आई एम लॉन्चिंग नेक्स्ट मंथ वन मोर कोर्स। आप technoayurveda.com पे देखिए, कोर्सेज पे आपको देख सकते हैं। मैं पल्स डायग्नोसिस कोर्स भी देता हूँ, और ऑन डिमांड एक आयुर्वेदा डाइट कोर्स भी शुरू करने का विचार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, और जो आपका समझाने का तरीका है बहुत अच्छा है सर। मेरे को सबसे ज्यादा अभी आपने मघा नक्षत्र एक्सप्लेन किया। हेलो, हाँ जी बोलिए। उसमें मेरी बेटी मघा नक्षत्र में उत्पन्न हुई, और जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं अब उसको एनालाइज कर रही थी, तो इससे क्या होता है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि यस दिस इज अ वेरी परफेक्ट साइंस, so I want to study this science in an Ayurvedic way. Sir, please, this is my humble request. Thank you, madam. I want to enroll myself for this course. Thank you. आप मेरा नंबर मैडम शिल्पा मैडम से ले सकते हैं आप, ठीक है? आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज 9503227966। Just a moment, sir. 9503227966 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। Thank you so much for your obligation, sir. Madam, thanks a lot. With the permission of the Shilpa madam. Yes sir, thank you sir. Just one question, sir. Can we go for marriage के टाइम पे हम लोग गुण ये करते हैं ना, गुण एसेस करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो can we go for this dose analysis at the time of marriage? Exactly. You have explained. मैं आपको यही interesting topic I think, and Dr. Bhutada madam will going to deliver her lecture on this topic also, marriage and Prakriti. Madam ने काम भी किया है, very interesting. Okay. Here with us. Yes, definitely. Your question is very genuine, madam. Yeah, what sir. actually this
आयुर्ज्योतिष टेक्नोलॉजी, आयुर्ज्योतिष में हम ये समझाना चाहते हैं, गुणमेलन एक पार्ट है, इसके साथ भी और भी चीज जो भी है पहले से ही भी देखना है। आजकल की शादियां जो कुछ भी हो रहा है, दे आर ओनली इकोनॉमिकल बेसिस मैडम। इसमें आपको एक चीज छोटी सी लाना चाहता हूं। मैंने एक बहुत अच्छा देखा है, जिसका सिंह राशि और कुंभ राशि में जो भी होता है, सिंह कुंभ एक्सिस, ये लोग जो भी है एक छत के नीचे रहते ही नहीं है मैडम। और वैसे कर्कट और मकर ये भी छत के नीचे रहते नहीं है मैडम, बट दे आर वन लविंग वन टू अनदर मच एंड मोर। अगर यदि यही मिथुन और धनु या कन्या और मीना, दैट इज बुध और गुरु एक्सिस पे रहते हैं, ये लोग का जो भी है इट इज अ टोटली कमर्शियल सेटअप। ये आप कितना दे रहे हैं, मेरे को फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है यही देखते हैं ये मैरिजेस में, इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन नहीं है मैडम। तीसरा होता है कुजा और शुक्र की जो भी है, मेष, तुला या वृषभ, वृश्चिका, इस पे जो भी है एग्जिबिटिज्म है। थ्री थिंग्स, वन इज even though they are having this so much of the love and affection, they are not going to be together, they are away from. Second is a commercial basis of the attachments. Third is there is a real attachment, and these people of the Rishabha and that is a Sukra and Kuja, they show lots of the exhibitionism. They are going to come on the dais, they show the people and the society as they are said to be the loveliest couple. This is what I have observed. And one more thing, the astrology till 1990, I was not at all accepting this astrology, because I wish to have evidence-based Ayurveda, evidence-based astrology. If there is no evidence, I do not accept, even though it is the greatest samhita of the world class. When we say a rule, now I spell out, Rahu relation with that of the fifth house is going to give some or the other way a genetical issues. It is a, you can just say thumb rule or golden rule. Anybody can observe fifth house is posited with the Rahu. Thank you very much for the opportunity once again, Silpa madam, and, Yes, and everybody, those who are here. Thank you very much, sir. I think really today's webinar will be a knowledge feast for all of us also and the viewers also. Actually, it's a deep science, so we need a special study and special sessions on this actually. So in this series of